टेलीविजन चैनल की तरफ से और आरएमएससी की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ बच्चों आज का ये सेशन, आज का सत्र यही शुरू होता है। आप लोग परिचय के जो सरलों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो दो शब्द पहले अपना परिचय के रूप में कहें और इसके पश्चात मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर के सरलों से बात कराऊंगा। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय जोहार। मेरा नाम दीपक कुमार झा है, पुलिस अधीक्षक के पद पर पिछले लगभग 1 वर्ष से मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ बस्तर जिले में। और बड़ी खुशी की बात है कि इस चैनल के द्वारा एक ऑनलाइन एक क्लासेस चलाए जा रहे हैं, विशेष करके 10th और 12th क्लासेस के लिए। और हमने आकर के देखा 2 दिन पूर्व और हमें काफी वो प्रभावी लगा। उसको देख करके फिर कलेक्टर महोदय ने भी इच्छा जाहिर की। हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी एक बार जो आपके व्यूअर्स हैं उनके समक्ष उपस्थित, उनके समक्ष अपनी पॉइंट्स को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके मन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, वो अगर पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो अवश्य उसके लिए स्वागत होगा। थैंक यू। आप सभी को जोहार। मेरा नाम रजत बंसल है। मैं 2012 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ और इस जिले में लगभग 5 महीने से बतौर कलेक्टर पदस्थ हूँ। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में लगभग 7 साल शासकीय सेवा में रह चुका हूँ, अलग अलग जिलों में, रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी और सूरजपुर, और अभी बस्तर में पदस्थापना के बाद यहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं आईपीएस अधिकारी भी रहा हूँ। और सर ने एक अपने इंट्रोडक्शन में एक बात छोड़ दी कि सर आईआईटीएन भी हैं, आईआईटी कानपुर से सर मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ बिट्स पिलानी से। और जैसा कि एसपी साहब ने भी आपको बताया कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चे लगातार इस चैनल को देख करके शिक्षा में जो जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं उसमें जुड़े हुए हैं, उनके साथ आज 1-on-1 बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि ये संदेश भी देना आपके माध्यम से पूरे समाज को जरूरी है कि कोरोना से समाज में संक्रमण जरूर फैला है, समाज में एक डर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसको डर के आगे बढ़ना है। हम इस वायरस के होने के बावजूद हम लोग अपने कंपटीशन तैयारी जारी रखेंगे, चाहे कंपटीशन लेट हो, जल्दी हो, जब भी हो, लेकिन हम उसकी तैयारी जारी रखेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग सब और आप लोग विशेष रूप से शैक्षणिक रूप से सफल होकर के निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर सर और एसपी सर। आप लोगों ने अपने बारे में बताया। आप लोग को देख करके बच्चों को, आप लोग वैसे भी हमारे जिले के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आप लोग को देख के हमारे जिले का हर युवा प्रेरणा ग्रहण करता है कि इतनी कम उम्र में आप लोगों ने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं, करियर के जिस मुकाम पे हैं, निश्चित रूप से आप लोग को देख करके हमारे इस बिहार अंचल के बच्चे जानते हैं, बस्तर वैसे भी पूरे देश में एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे अधिकारियों को देख करके हर कोई गर्वान्वित होता है, आप लोग को जैसे बनने का एक सपना संजोता है। तो कुछ बच्चे हमारे बीच में कुछ प्रश्न रखे हैं। ये जब तक लाइव क्वेश्चन आते हैं उसके पहले 1-2 बच्चों का क्वेश्चन आप लोग के सामने रखना चाहता हूं मैं। ये शासकीय एमएलबी हायर सेकेंडरी स्कूल से गुलनाम कुरैशी कक्षा 12वीं गणित के छात्र हैं। इनका प्रश्न है सर कि सर एक प्रश्न मैं कलेक्टर महोदय से ही करना चाहता हूं बच्चे की तरफ से। सर आपका आइडियल कौन है? आपने क्या विषय लेकर के पढ़ाई किए हैं एवं आपने कितने घंटे पढ़ाई को समय दिया? 12वीं गणित के बाद हम आगे कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं? कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इस बच्चे के आइडियल, तो कई लोगों को मैं आइडियल मानता हूं ये सोच के कि जो भी व्यक्ति, जिसकी भी व्यक्ति से मैं संपर्क में आऊं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आऊं, चाहे वीडियो के माध्यम से किसी को देखूं,
उसमें जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हों वो मैं ले सकूं, ये मेरा हमेशा एक एटीट्यूड रहता है। और अभी जो मेरे दिमाग में जो आइडियल के रूप में आ रहे हैं वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से दूरदर्शिता रखी है, आगे के को देखा है। जब 1990 के समय जब हम लोग बहुत छोटे क्लास में पढ़ते थे तब पढ़ा करते थे 2020 की जो उनकी विजन है, और इस तरह की दूरदर्शिता यदि हम लोग भी अपने जीवन में रखें, हमारे प्रयासों में रखें, तो निश्चित रूप से हम लोग एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपका था कि क्या विषय लेकर के पढ़ाई की है, यूपीएससी में जो आईएएस का एग्जाम होता है उस एग्जाम में मैंने ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के पढ़ाई की थी। और घंटों के बारे में आपने पूछा है गुलनाम जी, तो मैं बोलना चाहूँगा कि कितने घंटे आप पढ़ते हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जितनी देर आप पढ़ते हैं उसमें कितने घंटों की पढ़ाई कर देते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो आप कम घंटे भी दें लेकिन और कंसंट्रेशन के साथ दें, फोकस के साथ दें और एक खुशनुमा एटीट्यूड के साथ दें, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको अपनी पढ़ाई में दिखेगा। और बहुत ज़्यादा कितने घंटे पढ़ने का दबाव मत रखें, जो काम है उसको करें, उसके लिए प्रेरित रहें, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। 12वीं के गणित के बाद कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, मैं समझता हूँ, हालांकि मैंने भी गणित ली थी, लेकिन एसपी साहब इसको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि गणित से उनका ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा गहरा नाता है। इसी बीच हमारे बीच में ऑनलाइन एक बच्चा इसका ले लीजिए, उसके बाद मैं बात कर लूंगा। कोई ऑनलाइन क्वेश्चन? हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? जी कौन? हाँ नाम बोलिए। जी हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम आपका? हाँ विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी अपना प्रश्न करिए सर। स्टूडेंट जी आप सॉरी बच्चे आप अपना प्रश्न करिएगा, सर लोग आपके प्रश्न का जवाब देंगे। सर पूछिए प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए। विज्ञान विषय के साथ हम अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? जी विजय जी, आपका प्रश्न है कि विज्ञान विषय के साथ साथ आप अपना करियर को कैसे आगे बढ़ाएं? ठीक जी सर। ठीक, तो सर से शुरू कर देते हैं। जी सर, आप इसको तो काट सकते हैं, इनको काट दूंगा, काट सकते हैं, फोन पे सुनेंगे, उसको पे सुनेंगे ना। अभी एक कॉलर ने जो एक सवाल पूछा है कि विज्ञान विषय के साथ आप आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस ले सकते हैं, और इससे पूर्व भी कलेक्टर महोदय मैथ से आगे क्या कर सकते हैं, गणित से, उसके बारे में पूछ रहे थे। तो दोनों से मिलता जुलता ही उत्तर है। सबसे पहले तो जब आप 12वीं करते हैं, 12वीं के बाद आपको जब 11वीं 12वीं में रहते हैं, 10th तक तो ठीक है, 11वीं 12वीं में कोई आर्ट्स सेक्शन में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, फिर कोई साइंस में जाता है, साइंस में बायोलॉजी में जाता है, मैथमेटिक्स में जाता है। तो उस वक्त ही आपका जो दिशा है, उसमें ही डायरेक्शन आपका तय करने का समय रहता है। 10th के बाद ही उसमें आप तय करते हैं कि मुझे आगे किस फील्ड में जाना है। तो कई सारे लोग जैसे किसी को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रहता है, किसी को लाइक कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रहता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको 10वीं के बाद ही इसके बारे में सोच करना चाहिए, 12वीं तक वेट नहीं करना चाहिए। और एक बार आपने जैसे 12वीं गणित से कर लिया, 12th गणित से कर लिया है या साइंस स्ट्रीम से कर लिया है, तो इंजीनियरिंग तो सबसे कॉमन एक करियर ऑप्शन है। लेकिन साथ ही इंजीनियरिंग में चूंकि एक तरह से सैचुरेशन आ गया है, तो बहुत सारे अन्य फील्ड्स भी ओपन हो गए हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, डिजाइन्स का होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स की एक स्ट्रीम होती है मैकेनिकल से रिलेटेड, वो काफी आगे बढ़ रहा है अभी। जैसे आपका ये आजकल ये वर्चुअल स्पेस के बारे में भी काफी, उसमें भी काफी रहती है। सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी काफी अलग अलग आयाम है। इसके बाद आपका मैं बता रहा था जैसे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में भी जैसे नासा वगैरह में जाने के काफी ऑप्शंस होते हैं, उसमें भी काफी लोग जो बचपन से ही सोचते हैं, जिनको काफी इंटरेस्ट रहता है एस्ट्रोनॉमी में, उस फील्ड में भी जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से होते हैं। और बाकी जो रेगुलर करियर ऑप्शंस हैं जैसे बैंकिंग है, रेलवेज है, और बहुत सारे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स होते हैं। उन सब में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली वो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के लोग भी खोजते हैं, क्योंकि मोस्टली उन सबका काम सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है। तो
जनरली वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को ही खोजते हैं और साइंस बैकग्राउंड के लोगों को ही करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग में आप सक्सेसफुल नहीं होता पाते हैं 12th के बाद, तो बहुत सारे बायोटेक हो गए, एमएससी भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। तो किसी भी स्टेज में आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, बस आपको गाइडेंस सही लेने की जरूरत है उस वक्त की अब यहाँ से आगे मैं किस तरफ जाऊँ, और साथ ही आपको किस चीज में इंटरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कोई चीज ले लेते हैं प्रेशर में आकर के उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको भी देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब इसी बीच एक और स्टूडेंट का कॉल आया है। हाँ हेलो, हाँ कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुमारी उमेश्वरी बघेल है। जी, कुमारी उमेश्वरी बघेल, कहाँ से बोल रही हैं आप? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागपुर में इसी साल से 12th पास आउट हुई हूँ। जी बहुत बढ़िया। 12th में मेरा 77% चांस है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आपके बीच में एक आईएएस ऑफिसर सर दो मौजूद हैं। इसी बीच हमारे साथ अभी पहुंचे हैं इंद्रजीत सर, सीईओ जिला पंचायत बस्तर। मैं ए विजन चैनल की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, और ये क्वेश्चन मैं का जवाब उन्हीं से चाहता हूं। धन्यवाद। हाँ, एक बार क्वेश्चन और दोबारा पूछेंगे। हाँ जी, आईएएस बनना चाहती हैं आप? 12th में 70। हाँ बोलो। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। तो मेरा मार्गदर्शन करिए कि बिना कोचिंग के मैं अभी से IAS की तैयारी कैसे कर सकती हूँ। जी, चलिए आपके क्वेश्चन मैं सर के सामने रख रहा हूँ। आप एक गरीब परिवार से हूँ बोले, और बिना कोचिंग के आप आईएएस करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपके लिए मार्गदर्शन मैं श्री सीईओ साहब से ही चाहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार उमेश्वरी जी का नाम है? जी। नमस्कार उमेश्वरी बघेल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। जिस तरह से आपने अपने 12th के स्कोर्स बताए वो काफी अच्छे हैं, और आईएएस ऑफिसर बनना एक चाह है जो उसकी शुरुआत आपने अभी कर दी है। अगर आप अपने मन में चाह रखी हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे पहला कदम है इस तरफ जाने के लिए कि हम आईएएस ऑफिसर बन के दिखाएंगे। अब आप एक गरीब परिवार से हैं और आपके पास शायद संसाधन की कमी भी होंगी, तो इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अभी पहले जैसे हम लोग कोचिंग संस्थान के ऊपर काफी रिलायंस रखते थे कि कोचिंग संस्थान में जाने से हमको आईएएस ऑफिसर बनने की राह खुल जाएगी, वैसी स्थिति अब बिल्कुल नहीं रही है। क्योंकि हमारे इंटरनेट के माध्यम से काफी ऐसे पोर्टल्स हैं, सरकार के द्वारा चलाए गए काफी ऐसे नॉलेज डेटाबेस हैं जहाँ पे कि हमको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो भी कोर्स मटेरियल है वो उस पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ काफी ऑनलाइन काफी यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि आईएएस ऑफिसर स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं उसके लिए जितने भी कोर्स मटेरियल होते हैं, जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, उसके बारे में भी वहाँ पे जानकारी दी जाती है। प्राइमरी लेवल पे अगर आप आईएएस बनने की तैयारी करना चाहती हैं तो ये कैरियर काउंसलिंग 12th के बाद निःशुल्क कई शिक्षण संस्थानों द्वारा पढ़ाई की जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एक ओरिएंटेशन ढूंढ सकते हैं कि हमको किस विषय को आगे लेके बढ़ना है और किस विषय में हमको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करनी है। इसके साथ साथ आपके पास जितने भी अभी टीचिंग मटेरियल उपलब्ध हैं, हमारे जिला प्रशासन की तरफ से भी हम लोग एक वृहद स्तर की लाइब्रेरी के रूप में काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार आप लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें वो सब संसाधन भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जाए, ताकि आपके पास संसाधन की कमी के चलते आईएएस ऑफिसर बनने का जो आपका ख्वाब है वो अधूरा न रह जाए। और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसके जरिए भी हम लोग यूपीएससी से संबंधित कोर्स मटेरियल की जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनसे निश्चित ही रूप से पढ़ाई लेके लाभ ले सकते हैं। मैं स्वयं जब अपनी तैयारी में लगा हुआ था तो मैं मुंबई जैसे शहर में था जहाँ पे कि कोचिंग संस्थान बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं थे, तो मेरा काफी रिलायंस उन्हीं पोर्टल्स पे रहा था जिसके थ्रू मैं ये चीजें देखता था और पढ़ाई करता था। तो निश्चित ही रूप से शुरुआत के लिए और आपका बेस बनाने के लिए ये शिक्षण सामग्री हमारे पास उपलब्ध रहती है। 10 से लेके 12वीं तक की जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो एक बेसिक ग्राउंड की तरह हमारे लिए काम करती हैं,
तो वो हमारे पास उपलब्ध रहती हैं। उसको आप एक बार थरो रूप से पढ़ लेंगे तो आपका एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा। और आप IAS बनने के लिए जो हमारे पास एक एप्टीट्यूड होना चाहिए और जो नॉलेज बेस होना चाहिए वो हमको आसानी से उन टेक्स्ट बुक्स के पढ़ने से मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीजें जो हैं उमेश्वरी जी, जिसके चलते हम लोग आपका जो सपना है IAS बनने का वो आप निश्चित रूप से पूरा कर सकती हैं। और मार्गदर्शन के लिए समय समय पे हम सभी लोग उसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो आप जब भी चाहेंगी तो हम लोगों से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकती हैं। और इस विषय में और कोई स्पेसिफिक बात रखना चाहेंगी तो उसके बारे में आपको जानकारी हम लोगों के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम आपका? नंदिनी गांधी। नंदिनी जी, हाँ, रेलवे स्कूल से बोल रही हैं? जी। हाँ, क्या क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को आप? विज्ञान विषय में डॉक्टर बनने के लिए कैसे पढ़ेंगे? विज्ञान लेकर के डॉक्टर बनना है आपको जी। ये प्रश्न मैं अपने SP महोदय से की ओर पढ़ाना चाहता हूँ, वो जवाब देंगे। मैं इस पर माइक की जवाब जी आप मैं समझता हूँ डॉक्टर का अर्थ आपका मेडिकल डॉक्टर से है, MBBS से है। तो इसके लिए सबसे पहले 11th और 12th में बायो के साथ बायोलॉजी के साथ पास करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बायोलॉजी कंपलसरी है, इसके साथ ही फिजिक्स, 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जो कोई भी एग्जाम होता है मेडिकल का उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट्स के प्रश्न होते हैं। तो 11th 12th में आपको ये सब्जेक्ट्स रखने होंगे और इसमें अच्छा करना होगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तो काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता है। और निश्चय ही है कि आपने जो सोचा है डॉक्टर, वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन बोलते हैं उसको, नोबलिस्ट प्रोफेशन बोलते हैं, जो डायरेक्टली जो मानव सेवा से रिलेटेड एक प्रोफेशन है। तो आपने सोचा है, निश्चय ही आप इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाएं। मेरा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसमें आपने 10वीं पास किया अभी, तो आप अगले साल 11वीं में नंदिनी जी आप बायोलॉजी के साथ ले। और मेरे ख्याल से कोई भी कॉम्पिटिशन पास करने के लिए आपको अपने जैसे 2-3 और सहपाठी ढूंढने चाहिए जिनके साथ आप जिनकी जो आपके साथ सेम करियर में सेम तरह के उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हो, और उनके साथ आप साथ में पढ़ाई करेंगे। जैसे ग्रुप में कभी कभार स्टडी करते हैं 2 लोग 3 लोग, उससे काफी मिलता है। कभी वो पढ़ लेता है, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप पढ़ाई कर लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह आपस में चर्चा करते समय, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मेमोरी इन्वॉल्व होती है, इतनी ज्यादा स्टडी मटेरियल रहता है कि जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे एक दूसरे के बीच में, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। नीट की एग्जाम होती है, आपको मालूम है, सभी तरह के कॉलेजेस में प्रवेश करने के लिए नीट की एग्जाम होती है, और उसी के माध्यम से देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो उसमें परसेंटाइल स्कोर आता है आपका, जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके कैलकुलेशन के हिसाब से और जितनी सीटें उसके हिसाब से। तो परसेंटाइल आपका अच्छा रहने पे फिर आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद फिर आपको आपके कॉलेज में आपके रैंक के हिसाब से एडमिशन मिल जाता है आपके कॉलेज में। और आपके जो भी स्ट्रीम में आप MBBS में तो नहीं, PG में होता है स्ट्रीम, लेकिन रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इसी बीच एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बस्तर से सीमा राठौर जी, इनका एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैं समाज में शिक्षिका बनकर स्वयं की संस्था द्वारा सरकारी स्वयं की संस्था द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ, पर मैं सरकारी शिक्षिका नहीं बनना चाहती। यह प्रश्न कलेक्टर महोदय से करना चाह रही हैं। तो पीछे आपका विचार है कि मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ, और मैं जो आपने शब्द भी उपयोग किए कि मैं शिक्षा का प्रसार का एक माध्यम बनना चाहती हूँ, बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में शिक्षक मन से बने, ऐसे लोग बने जो कि मन से इस प्रोफेशन को ले रहे हैं। अभी भी हम देखेंगे तो जो शिक्षक गण हैं और हमारी सरकारी व्यवस्था से जुड़े शिक्षक गण हैं, वो पिछले 5 महीने 6 महीने से, अगर हम कोविड का ही समय देखें तो कोरोना वायरस के वजह से लागू रोकथाम की वजह से के बाद भी, और उस जो डर भय का माहौल है उसके बाद भी, वो लोग अलग अलग इनोवेटिव माध्यम से बच्चों तक पहुंच करके उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ऐसे सरकारी शिक्षक भी रोल मॉडल हैं। और एक उदाहरण स्वरूप एक हमारे यहाँ मोटरसाइकिल
पे मोटरसाइकिल गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं। दरबा तोकापाल ब्लॉक के साइड में वो मोटरसाइकिल से एक अपना स्लेट और ब्लैक बोर्ड लेकर के अलग अलग पारों में जा करके बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। इसी तरह से कई हमारे शिक्षक साथी रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब उसमें प्रतिबंध था कि क्लास लेने में। इस तरह से अलग अलग चैलेंजेस को स्वीकार करके हमारे जो शिक्षक साथी, सरकारी शिक्षक साथी, वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जो भी कारण आपके मन में हो कि मैं सरकारी शिक्षक नहीं बनना चाहती, अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो शिक्षक एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, एक जिससे कि आप बच्चों से जुड़ सकते हैं। युवा जो हमारे दिमाग होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि आप उनको किसी भी तरह से, किसी एक जैसे घड़ा होता है तो उस घड़े को किसी भी तरह से आप निर्माण किया जा सकता है। कुम्हार के रूप में आप रहते हैं शिक्षक के भूमिका में। तो मैं मानता हूं कि शिक्षक बनना बहुत अच्छा विचार है। कोई भी सब्जेक्ट आप लें, चाहे साइंस लें, चाहे कॉमर्स लें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज लें, आप शिक्षक बनने का रास्ता देख सकते हैं। और अलग अलग वर्ग के शिक्षक होते हैं, अलग अलग क्लासेस के शिक्षक होते हैं, और हर किसी का मैं मानता हूं कि उतना ही इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में। इससे पहले आपने किसी ने सवाल पूछा था कि आपका आइडियल कौन है, तो उसमें भी मैंने अब्दुल कलाम जी का नाम लिया था। वो भी साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में अपने आप को समझते थे, अपने आप अपना काम करते थे, और शायद उन्हीं की वजह से कई सैकड़ों करोड़ों जो युवा दिमाग है उनके मन में ऐसी एक भावना आई कि हमको भी साइंटिस्ट बनना है, हमें भी साइंस के लिए कुछ करना है, हमें भी अपने देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करना है। तो निश्चित रूप से आपको शिक्षक बनना चाहिए, लेकिन ये भावना कि मैं सरकारी शिक्षक नहीं बनना चाहती, अगर क्या रीजन है वो कभी आपसे मुलाकात होगी तो बात होगी। लेकिन अगर ये मैं मानता हूं कि अगर सेवा करने के लिए आप शिक्षक बनना चाहती हैं तो सरकारी शिक्षक बनना भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। निश्चित रूप से निजी स्कूलों में भी यदि आप पढ़ाएंगे, निजी कॉलेजेस में भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। वो भी चाहे शिक्षक का काम होता है बच्चों तक पहुंचना, युवा दिमागों तक पहुंचना, उनके भविष्य का निर्माण करना, और वो आप निजी संस्था या सरकारी संस्था दोनों से कर सकते हैं। लेकिन पहले आप शिक्षक बनने के रास्ते में चलिए, फिर जैसे आपको करियर का जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, जो भी आपको अवसर प्रदान हो, उसके अपने खुले दिमाग से आप आगे बढ़ें, यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और ऑल द बेस्ट। कुमारी चंद्रिका का प्रश्न है कि वो बायो की स्टूडेंट हैं और बायो की स्टूडेंट रहते हुए कलेक्टर बन सकती हैं क्या? तो चंद्रिका जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कलेक्टर बनने के लिए बायो का स्टूडेंट होना या और किसी अन्य विषय का स्टूडेंट होना किसी भी तरह से इसमें कोई भी बाधा नहीं है। आप बायो के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप कलेक्टर बन सकती हैं। आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो चूंकि 12th तक हम लोग बायोलॉजी लेके चलते हैं, बट उसके बाद उसकी जो उसके ऊपर की जो पढ़ाई है वो मेडिकल फील्ड में जाके हमारी पूरी होती है। तो आप ये वाला प्रोफेशन जब चयन करेंगे तो बायोलॉजी विषय में आपकी महारत भी हासिल हो जाएगी और निश्चित रूप से आप ये विषय लेके अपना यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकती हैं। इसमें एक विशेष बात ये भी रहेगी कि जो हमारे विशेष विषय रहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, ये ऐसे विषय हैं जिनको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में चूंकि विषय काफी कम स्टूडेंट के द्वारा चूज किया जाता है तो आपका इसमें एक अपर हैंड रहेगा अगर आप इस विषय में अच्छे से तैयार रहेंगी और पढ़ी रही होंगी। तो इस विषय को लेकर निश्चित रूप से फिर आपकी यूपीएससी क्वालिफाई करने की संभावना भी बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। और निश्चित रूप से लेकिन इस विषय को लेने के बाद आपको पूरा 12th के बाद आपका मेडिकल प्रोफेशन पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना रहेगा, तभी जाके आपको इस विषय में महारत हासिल हो पाएगी और इस विषय को लेकर फिर आप आगे अपना यूपीएससी एग्जाम देने का सोच भी सकती हैं। और निश्चित रूप से आगे अगर आपकी किस्मत ने भी साथ दिया और आपकी मेहनत जारी रही तो आप आगे कलेक्टर भी बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारे तरफ प्रभाकर बघेल जी का आया है। उनका कहना है कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहता हूं, मार्गदर्शन चाहिए। तो प्रभाकर जी, सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए आप उन विशिष्ट लोगों में से हैं जिनको कंप्यूटर साइंस के प्रति रुचि है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई बाधा होगी। हमारे साथ कलेक्टर महोदय भी मौजूद हैं जिनका कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा ज्यादा रुचि और ज्ञान है, तो मैं चाहूंगा कि वो इस विषय में आपको थोड़ा इस बारे में बताएं। कंप्यूटर साइंस की जहां तक बात है, आप कौन सी क्लास में उस पर डिपेंड करेगा। और कंप्यूटर साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अब कोई उम्र की बाधा नहीं रही है।
छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बहुत ही आधुनिक रूप से ऐप बनाने लगे हैं, बहुत ही अच्छा काम करने लगे हैं और उसको करोड़ों लाखों रुपए में बेचने लगे हैं। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जो लगातार चेंज हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कंपटीशन भी है और जिसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन का भी स्कोप है। तो अगर आप उसको फॉर्मल रूप से लेना चाहते हैं तो कई सारे कोर्स होते हैं, DCA, BCA, PGD, कई सारी चीजें होती हैं जिसकी आपको जानकारी होगी ही। साथ में जैसे मैंने खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग कोर्सेज भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से कहाँ पर हैं अपने शैक्षणिक स्तर में और क्या आप आगे करना चाहते हैं। और कंप्यूटर से एक चीज़ ज़रूर है कि उसके कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं और किसी भी फील्ड में आज की डेट में, चाहे वो अकाउंटिंग से संबंधित हो, चाहे वो पत्रकारिता से संबंधित हो, चाहे वो लॉयर से संबंधित हो, हर फील्ड में आज की डेट में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से एक अच्छा आपने इसमें रुचि ली है और आपको इस रुचि को आगे बढ़ाना चाहिए। और अभी भी हमारा, जैसे CEO साहब ने भी बताया, आने वाले समय में हम जगदलपुर शहर के बीचों बीच एक बहुत ही आधुनिक 24 घंटे चलने वाली एक लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर को लेकर के भी एक प्रॉपर बहुत बड़ी लैब बना रहे हैं और उसमें भी हम लोग विशेष रूप से कंप्यूटर कोर्सेज चलाने का योजना बना रहे हैं। तो आप उनका लाभ भी ले सकते हैं और आपको आपके जो भी आपके भविष्य में एंडेवर्स रहेंगे उसके लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। इसी बीच एक स्टूडेंट का कॉल आया है। हाँ बोलिए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं NGM स्कूल से बोल रही हूँ सर। NGM स्कूल से जी, क्या नाम है आपका? अदिति परिड़ा। अदिति परिड़ा जी, प्रश्न पूछिए। सर मुझे 12th के बाद नीट की तैयारी करनी है। जी जी, 12th के बाद नीट की तैयारी करनी है। मेडिकल में जाना है। जी जी, अदिति जी, आपका प्रश्न मैं हमारे SP महोदय को से पूछना चाहूँगा कि आप 12वीं के बाद नीट की परीक्षा देना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं कि कुछ और बनना चाहती हैं नीट की परीक्षा देकर? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अदिति जी, आपका जो प्रश्न है इससे पूर्व भी एक कॉलर ने इसको पूछा था। बहुत अच्छी बात है, आपने नीट के लिए सोचा है, डॉक्टर बनने का सोचा है और नीट के लिए मुझे उम्मीद है आप सोच रहे हैं तो अवश्य आपने 12वीं बायोलॉजी भी लिया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया होगा। और नीट के लिए जो प्रश्न आते हैं वो पूरे देश में कहीं भी मेडिकल कहीं भी देश में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना है तो उसके लिए एक ही एग्जाम होता है, अभी आपको मालूम है, वो नीट के थ्रू ही होता है। एम्स जो होता है उसमें MBBS के लिए अलग से एक परीक्षा होती है, लेकिन बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे शासकीय कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अधीन है या सेंट्रल वाले हैं, सभी में नीट की परीक्षा के ही बाद होता है। उसके बाद फिर जिस राज्य के हैं, जिस राज्य का डोमिसाइल है, उस राज्य के हिसाब से फिर आपको काउंसलिंग होती है और फिर आपको आपके रैंक के हिसाब से नीट की परीक्षा में फिर आपको वो कॉलेज चयन करने का मौका मिलता है। अब एग्जामिनेशन पास करने के लिए जिसमें बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुझे जहाँ तक मालूम है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। पुराने वर्षों के पेपर्स, पिछले कई वर्षों के 5 साल 10 साल के पेपर्स देखिए और उसको देख करके आप आइडिया लगाइए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जिस कारण से कई सारा सवालों का सही जवाब देने के बाद भी नेगेटिव मार्किंग के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जितना पढ़ें उसको कॉन्फिडेंटली पढ़ें और उसमें आपको जो उसकी बारीकियां हैं, जो माइनर डिटेल्स है वो मालूम है, ताकि अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है MCQ तो आप उसको सॉल्व करने में बाकी बच्चों से बेहतर करने में सक्षम हो। और अधिक से अधिक एक बार आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, फिजिक्स का कोई टॉपिक मान लीजिए आपने मैकेनिक्स पढ़ लिया या हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी MCQ हो सकते हैं, आप उसको अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व करें। इस तरह करके एक एक टॉपिक करते हुए आप जाएंगे तो निश्चय ही आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा कोर्स। और ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत पहले शुरू करें और कई बार रिवाइज करें। आदमी क्या इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल होता है कि एक बार करने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद भूल जाता है। तो ये सभी के लिए, सभी का ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है अगर आप भूलते हैं तो ये आपके लिए खिलाफ की बात नहीं है, हम सभी पढ़ाई करते वक्त उसको भूल जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया फिर उस वक्त आप उसको नोट्स बनावें और फिर दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम समय में पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो भी आपका पूरा कोर्स है। और फिर जब थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज कीजिए और एग्जाम से जस्ट पहले आप अपने मेंटली आप अपने आराम दीजिए दिमाग को, उस वक्त टेंशन में नहीं रहिए, तो निश्चय ही आप सफल होंगे और डॉक्टर बन पाएंगे। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कलेक्टर महोदय और CO साहब ने बताया है
है कि जल्दी ही यहाँ एक लाइब्रेरी खुलने वाला है और लाइब्रेरी में भी सभी प्रकार के कैरियर काउंसलिंग भी होगी, सभी प्रकार के बुक्स भी होंगे जो आप जैसे स्टूडेंट्स को आवश्यक होगी और ऑनलाइन मटेरियल की व्यवस्था उसमें की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो भी कैरियर ऑप्शन आपने चुना है उसमें सफल होंगे। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न जुड़ के आया है नीट परीक्षा के लिए। अभी वर्तमान में सभी कोचिंग सेंटर बंद हैं, तो इस परिस्थिति में तैयारी कैसे करें? तो अभी सीओ साहब ने बताया था कि ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, नीट के लिए भी बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है और मैं तो ये मानता हूँ कि कोचिंग से बेहतर हमेशा सेल्फ स्टडी होता है। कोचिंग में बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं और वो कई बार वो कोचिंग के स्टडी मटेरियल में आदमी कई बार मिसगाइड भी हो जाता है। एक तो बहुत सारे लोग जिनके जो सक्षम नहीं होते हैं फाइनेंशियली, उनके लिए दिक्कत तो है ही, साथ ही अभी कोरोना काल में वैसे भी दिक्कत है, कोचिंग सेंटर्स बंद है। तो मेरे ख्याल से इस समय को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, अपना एक प्रॉपर एक प्लानिंग करना चाहिए, अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए डेली का पढ़ाई का, और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस का मदद लेना चाहिए, बुक्स का हेल्प लेना चाहिए और अपना एक अपने सेम सोच वाले जो मैंने पहले भी प्रश्न बताया, ऐसे अगर 2-3 विद्यार्थी हो, 2-3 स्टूडेंट्स हो तो साथ में बैठकर कहीं एक जगह बैठकर स्टडी कर सकते हैं, साथ में चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो उस प्रकार से जब तक ये कोरोना महामारी से नॉर्मलाइज नहीं सिचुएशन, तब तक आप उस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों मैं कर लूंगा। थैंक यू। एक प्रश्न अभी आया है कि यदि बायो लेते हैं, मेडिकल का एग्जाम लिखते हैं और किसी कारणवश मेडिकल में चयन नहीं हो पाता है तो क्या और करियर ऑप्शंस हैं? तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, मेडिकल में किसी कारण से नहीं हो पाता है एडमिशन कंपटीशन के थ्रू, तो कई करियर ऑप्शंस है। हर सब्जेक्ट में कई सारे ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस है और मैं समझता हूं कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट लें तो उसमें अपना प्रथम प्रायोरिटी और द्वितीय प्रायोरिटी, तृतीय प्रायोरिटी हमेशा निर्धारित करके अपने को चलना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना लगे कि आज चलिए मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को कोई भी सोच नहीं लेनी है। जीवन में हमेशा कई रास्ते खुले रहते हैं। तो उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो क्या आप नर्सिंग कॉलेज में जा सकते हैं, क्या आप एकेडमी का क्षेत्र ले सकते हैं, आप बायो टीचर से शुरू करके मे बी प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल टीचर्स, हाई स्कूल में भी बायो पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, नर्सिंग के आप वो कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं। आप कई सारे प्रोफेशंस हमेशा से खुले रहते हैं और कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि व्यक्ति के पहले क्या बैकग्राउंड एजुकेशनल उन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारा ही प्रोफेशन है, IAS IPS का जो एग्जाम होता है UPSC, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी संभव है कि आप मेडिकल में आपका सिलेक्शन ना हो MBBS में और आप आगे अपनी पढ़ाई करें और आने वाले समय में IAS का एग्जाम दे करके आप एक अधिकारी के नाते सरकार में अपनी सेवाएं दें, लोगों को अपनी सेवाएं दें। तो कोई भी अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है तो हमेशा अपने दिमाग में ऑल्टरनेट ऑप्शंस रखने चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हो सकता है जिंदगी कई बार अलग अलग पड़ाव पे ले जाती है। हो सकता है किसी पड़ाव पे हमें लगे कि हम असफल हैं और हम निराश हो जाएं, लेकिन वास्तव में ऊपर वाला हो सकता है कुछ और आपसे करवाना चाह रहा हो और किसी और दिशा में आपको ले जाना चाह रहा हो। तो अपने को हार नहीं माननी है और हमेशा अपने ऑप्शंस को स्टडी करके उसके हिसाब से फिर आगे तैयारी करते रहना है। और दूसरा शिक्षा नीति को लेकर के एक सवाल था जो कि सीओ साहब इसको एड्रेस करेंगे। एक प्रश्न आया है हमारे पास निकिता कश्यप जी से कि नई शिक्षा नीति से हमारी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या ब्रॉड प्रोविजंस किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसमें जो आपकी मदर टंग है तो उसमें ये एडवाइस भी किया गया है कि जो हमारे निचले स्तर की पढ़ाई है उसमें जो हमारी मदर टंग है उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा ग्रास्पिंग रहेगी एजुकेशन की और नॉलेज की। तो वो एडवाइस इस शिक्षा नीति के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा इसका एक जो ब्रॉड फ्रेमवर्क था जो हम लोग 10+2 लेके चलते थे, इसको अभी 5+3+3+4 में तोड़ दिया गया। यानी कि कक्षा 1 से लेके 5वीं को ये प्रिपरेटरी स्टेज मानेंगे, उसके बाद 5वीं से लेके 8वीं को अपना ये ग्राउंड फॉर्मेशन मानेंगे, उसके बाद 8वीं से लेके 11वीं तक का, और उसके बाद जो हमारी कॉलेज की पढ़ाई होती है वो। तो ये सम्मिलित करके 5+3+3+4 का इन्होंने मॉड्यूल दिया है। पहले के जो एजुकेशन सिस्टम था, पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें फोकस प्योरली लर्निंग और ग्रास्पिंग पे रहता था।
पर इस वाली एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान ये भी किए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए फोर्स ना किया जाए, उनकी रुचि जहाँ है और जिस विषय में है उस हिसाब से उस विषय में उनकी पढ़ाई भी करवाई जाए, और आपको खाली एजुकेशन में आगे ना बढ़ाया जाए बल्कि एक ऑलराउंडर की तरह प्रिपेयर करके आपके एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकाला जाए। तो ये मेरे ख्याल से मुख्य प्रावधान है एजुकेशन पॉलिसी के, जो कि अभी बदलते वक्त के हिसाब से एक नए कलेवर में भी हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अपने ग्रेजुएशन स्टेज में हैं या अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही लाभदायी भी रहेंगे और आप लोगों के आगे के भविष्य को संवारने के लिए भी उनका काफी उपयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी बीच एक विवेकानंद स्कूल से कुमारी अंजलि शाह, इन्होंने एक प्रश्न किया है, इंजीनियरिंग में किस कोर्स का चयन करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें इनका प्रश्न है कि इंजीनियरिंग में कौन सा कोर्स करें कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो उनके लिए जॉब के दृष्टि से और करियर बनाने की दृष्टि से उपयोगी हो। तो सर दीपक झा सर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कुमारी अंजलि शाह, विवेकानंद स्कूल की बच्ची। आपने जो एक प्रश्न पूछा है कि आपने यह सोच लिया है कि आपको इंजीनियर बनना है, बस सेकंड आपको सोचना है किस स्ट्रीम में जाना है। ये निश्चय ही जब हम इंजीनियरिंग की जब तैयारी कर रहे होते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे होता है आईआईटी का, या ऑल इंडिया ट्रिपल एग्जामिनेशन होता है, बाकी अन्य कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आरईसीज, एनआईटीज या प्राइवेट कॉलेजेस में, तो जब तैयारी करते हैं तब मोस्टली सभी लोग कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंदीदा जो सब्जेक्ट्स हैं और सबसे ज्यादा जो जॉब के स्कोप है वो कंप्यूटर साइंस में ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ही होते हैं, और हर जगह की डिमांड वही होती है। इनफैक्ट बहुत सारे जो अन्य स्ट्रीम में भी लोग होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, वो भी कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर के बहुत सारे लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, इन सब कंपनियों में जाकर जॉब करते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अगर आपको कंप्यूटर्स में ही आपको आपकी सोच अगर ऐसी है कि मुझे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, तो निश्चय ही कंप्यूटर्स में जॉब्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य स्ट्रीम में जॉब्स नहीं है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिससे मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो एक एवरग्रीन फील्ड है। कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर की और केमिकल इंजीनियर की कभी भी आवश्यकता रहती है। जितने भी जो अपने कन्वेंशनल पुराने इंडस्ट्रीज होते हैं, सभी में मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। और लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, और निश्चय ही अगर आपको इंटरेस्ट, आपकी रुचि कंप्यूटर्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसके अनुरूप आपको पढ़ाई भी अच्छी से करनी चाहिए ताकि आप अच्छा रैंक ला सकें, क्योंकि उनकी जो रैंकिंग होती है काफ़ी ऊपर रहती है। अच्छी रैंकिंग लाने पे ही आपको अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल सकता है। बाकी आपको अपना इंटरेस्ट अगर नहीं है कंप्यूटर्स में, और अगर आप अन्य बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग होती है, और ये आपके इसके अलावा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, कई सारे अन्य, जैसे हमारे टाइम में जब मैंने इंजीनियरिंग पास किया था, तो जो कई सारे लोग जो टॉप 20 में रैंक लाते थे IIT में, वो मतलब ऐसे लोग होते थे जो उनका पहला चॉइस ही रहता था कि मैं एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग लूँ, जो कि IIT कानपुर में हुआ करता था, और सीधे उनका ये रहता था कि मैं भविष्य में जाके नासा में फिर जाके ज्वाइन करूं। तो आपको अपना इंटरेस्ट अभी सोचना चाहिए, और जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर आप अच्छे कॉलेज से करेंगे तो आपको जॉब अवश्य मिल जाएगा। और जो बाकी अन्य कॉलेज होते हैं उसमें जो बेटर फील्ड्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें जॉब्स की जो तादाद होती है ज़्यादा, जो कंपनीज होती है सॉफ्टवेयर कंपनीज, उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। लेकिन अन्य स्ट्रीम्स में भी जॉब उपलब्ध है, तो आपको अपना इंटरेस्ट देखकर ही लेना चाहिए, किसी के द्वारा कहे जाने से आपको वो स्ट्रीम नहीं लेना चाहिए। ये पूछना चाहते हैं सर, मेरे पिता किसान हैं, एग्रीकल्चर में भविष्य क्या हो सकता है, साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, आपके द्वारा टाइम टेबल कैसे बना करके आप कैसे स्टडी करते हैं? ये मैं श्री CEO सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चे की तरफ से। मैं महोत्सव सेठिया, बेटा आप बोल रहे हैं कि आपके पिताजी किसान हैं, एग्रीकल्चर में भविष्य क्या हो सकता है और साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये दो प्रश्न आपने पूछे हैं देखने में अलग लग रहे हैं, पर मैं बोलता हूं कि ये दोनों प्रश्न समान हैं, एक ही है। यानी कि आप किसानी में, एग्रीकल्चर में अपना भविष्य भी बना सकते हैं और उसमें साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे काफी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जो कि एग्रीकल्चर में नई नई प्रैक्टिस की खोज भी करते हैं और उनको ग्राउंड स्तर पर लागू भी करते हैं। अभी जैसा कि अपना बस्तर क्षेत्र का जलवायु है और जैसा कि यहाँ पे की मृदा की क्वालिटी है,
तो यहाँ पे अगर आप किसानी करना चाह रहे हैं, खेती करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर जलवायु या इससे बेहतर क्लाइमेटिक कंडीशंस हमको कहीं और पे मिल पाएंगी। तो निश्चित रूप से अगर आपके पापा किसान हैं और वो एग्रीकल्चर में और अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं, उनके द्वारा नई नई तकनीक और नई नई विधियों के बारे में भी बताया जाता है। और आप जैसे जान भी रहे होंगे कि हमारे जो बाकी के प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया या फिर हरियाणा हो गया, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वहाँ पे आदमी अब नौकरी करने की नहीं सोचता है, परंतु वो अपना जो फार्म हाउस है, जो अपना खेत है, उसी को आगे डेवलप करके वो आगे उसमें बढ़ता है और अपनी नई नई प्रैक्टिसेस को भी उसमें लागू करता है। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने यहाँ पे देखा कि कई ऐसे प्राइवेट उपक्रमी भी हैं कि जो यहाँ पर आपके पैदावार को डायरेक्टली ताइवान और यहाँ की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब काम अगर प्राइवेट उद्यमी कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत से छोटे स्तर पे हम लोग भी अवश्य रूप से कर सकते हैं और इसमें निश्चित रूप से आगे भविष्य बिल्कुल बेहतरीन है अगर हम लोग अपनी मेहनत से इसमें काम करें और उच्च तकनीकों के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में अगर लगे रहे। तो मेरे द्वारा टाइम टेबल कैसे बनाया जाता था, तो जो मैं करता था मैं उसकी एडवाइस आपको नहीं दूंगा। मैं जब भी टाइम टेबल बनाता था उसको कभी फॉलो नहीं कर पाता था। तो ये आप टाइम टेबल अगर बना के पढ़ना चाहते हैं, देखिए अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग रुचि के हिसाब से इसमें रहता है। कुछ लोग टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करते हैं और कुछ लोग एक मेंटल मैप बना लेते हैं कि सवेरे के टाइम इतने से इतने बजे तक मैं अपना खेलकूद और नाश्ते वगैरह में व्यस्त रहूंगा, उसके बाद इतने घंटे के लिए मैं अपने टाइम पढ़ाई के लिए डिवोट करूंगा। तो मैं उसमें उस तरीके से जाया करता था कि दिन का आपका जो पूरा पैटर्न रहता है, दिन का आपका जो पूरा समय रहता है, उसमें कितना समय अपन पढ़ाई के लिए देंगे और कितना समय अपना बाकी गतिविधि के लिए देंगे, क्योंकि दोनों का समन्वय होना भी आवश्यक है। खाली अगर आप पढ़ाई में ही लगे रहेंगे तो हो सकता है कि अपना मानसिक विकास जो बाकी डायरेक्शन में काम करने से बढ़ता है, वो कहीं पे हमारा अवरुद्ध हो जाए या वो कहीं पे हमको थोड़ा सा उसमें कमी का सामना करना पड़े। तो टाइम टेबल अगर आप बना के पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको बेशक बना के पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु टाइम टेबल अगर आपने बना लिया तो उसको फॉलो करना नितांत आवश्यक होता है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाए कि इसको फॉलो करने की दिशा में जब आप सोचे तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा कार्य लगा लिया है। दिन में अगर आप 8 घंटे भी मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। पर डेडिकेशन बनाए रखिए, हार्डवर्क बनाए रखिए और अपना मोटिवेशन कभी खत्म मत होने दीजिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद एक प्रश्न आया है कि बस्तर में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और बाहर ना जाना पड़े, इस तरह से क्या कर सकते हैं। तो बस्तर में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो बस्तर यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है। साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है हमारे पास एग्रीकल्चर कॉलेज भी है। तो इस तरह से कई सारे हमारे नर्सिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे संस्थाएं यहाँ पर बस्तर में, जगदलपुर विशेष में हैं, जो कि उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं और इनका आप लोग लाभ ले सकते हैं। और आजकल विशेष रूप से ये ऐसा समय आ रहा है, चाहे आप बोलें कि ये वायरस के प्रकोप से बोलें या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव बोलें, कि मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज भी इस प्रकार की उच्च शिक्षा की डिग्रीज ऑनलाइन देना शुरू कर देंगी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कई इंटरनेशनल लेवल के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हार्वर्ड आपने नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड सुना होगा, वो लोग भी अपनी रेगुलर डिग्री ऑनलाइन देना अभी शुरू कर दिए हैं इस महामारी के परिवेश में। तो ये जो ट्रेंड है ये आगे चल के और बढ़ेगा ही। और मैं मानता हूं कि दूरियां और फिजिकल डिस्टेंस, भौतिक दूरियां बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी अब शिक्षा के क्षेत्र में और कॉमर्स के क्षेत्र में। तो आपको ये सोचने की अभी से कोई जरूरत नहीं है कि मैं वहां जा पाऊंगा, जा नहीं पाऊंगी। मैं मानता हूं कि आप ज़्यादा से जो आपने एम अपनी ज़िंदगी में रखा है आगे करने का, एजुकेशनल रूप से या करियर के रूप से आगे अचीव करने का, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उसको आप आगे बढ़ाइए। आप ये इस कंस्ट्रेंट में मत रहिए, इस तरह से अपने आप को सीमित मत या बंधा हुआ मत समझिए कि मुझे इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। आज की डेट में यहाँ पर नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आप जानते होंगे कि मॉडल इंग्लिश स्कूल तैयार किया जा रहा है जगदलपुर शहर में। स्वामी विवेकानंद स्कूल को उन्होंने लिया है और आने वाले समय में इसको हम प्राइवेट स्कूल्स के से बेहतर एक स्वरूप दे पाए, अपने बस्तर का बेस्ट स्कूल के रूप में निर्माण कर पाए। इसको लेकर के
सीओ साहब के साथ, एसपी साहब के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे शिक्षा के विभाग के भी यहाँ अधिकारी हैं, उन लोगों की भी बहुत मदद इसमें मिल रही है हमें। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक अपने मीटिंग में कहा था कि आज हम स्कूल बना रहे हैं जिससे कि कुछ साल बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम कॉलेज का निर्माण जगदलपुर में कर सके। तो ऐसी प्लानिंग है, लेकिन हमको स्टूडेंट होने के नाते इन प्लानिंग का इंतजार नहीं करना है। स्टूडेंट होने के नाते हमको हमारा जिस सब्जेक्ट में रुचि है हमको उसमें आगे बढ़ना है। और इस तरह के प्रश्न दिखाते हैं कि आप कहीं ना कहीं बंधा महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगी। बहुत सारे आज की डेट में बैंक लोन्स के ऑप्शंस रहते हैं, यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो कई सारे लोन्स होते हैं। एजुकेशन लोन विशेष रूप से कोई दिक्कत होती है तो आप कभी भी हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ाई में अच्छी रुचि रखते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कई स्कॉलरशिप्स के भी रास्ते आपके लिए खुले रहते हैं। तो अपने जो सपने आपने देखे हैं उस पे इस प्रकार की बंदिशें ना डालें और अपने सपनों को साकार करने के लिए आप सफल रहें, यही हम लोगों की कामना है। ये अंतिम प्रश्न है, निर्मल विद्यालय से पुष्पांजलि बिसोई ने एक प्रश्न किया है। ये प्रश्न मैं सीओ सर को ही देना चाहता हूँ, वही इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। ये पुष्पांजलि बिसाई जी का प्रश्न है कि क्लेट से लॉ करना चाहती हैं, परंतु क्या कारण है कि यूपीएससी में इंजीनियर ही ज्यादा आते हैं और लॉ करने वाले कम क्यों आते हैं? तो पुष्पांजलि, आपकी बात में शायद थोड़ा सच्चाई तो है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी 3 अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं वो तीनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। पर इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लॉ करना चाहती हैं या लॉ अगर आप करेंगे तो आपके यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी प्रोफेशंस हैं, अगर आप देखेंगे टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने लोग वो प्रोफेशन लेते हैं, तो उसकी संख्या से भी हमारे जो स्टूडेंट्स के इंटेक हैं वो तय हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये एग्जाम में कितने ऐसे लोग थे जिनके पास आर्ट्स रहा, कितने ऐसे लोग थे जिसके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा, कितने ऐसे लोग थे जिनके पास मेडिकल प्रोफेशन रहा। तो लॉ जो ऐसा फील्ड है जिसमें हमारे यहाँ से अभी भी अगर बोला जाएगा तो बहुत ज्यादा लोग इच्छुक नहीं रहते हैं जाने के लिए, और इसीलिए जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनकी संख्या कम होती है। और अगर संख्या आपकी किसी भी एग्जाम में बैठने वालों की कम होगी तो निश्चित रूप से उनका जो परसेंटेज निकल के आएगा जो कि उस एग्जाम को पास करेगा या क्वालिफाई करेगा वो कम रहेगा। परंतु ये बिल्कुल भी नहीं है कि लॉ से करने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट्स वीक हो जाएंगे। मैंने कहा कि जो भी आप विषय ले रहे हैं, जो स्पेसिफाइड विषय है जिसमें कम लोग बैठे हैं, उसमें आपके पास एक अपर हैंड इस तरीके से रहता है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं तो आप उसमें इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो एग्जाम वाला बैच था उसमें कुछ लोग उर्दू विषय लेके बैठे थे, तो जितने भी उर्दू विषय लेके बैठे थे वो सभी क्वालिफाई एग्जाम किए थे, क्योंकि यूपीएससी में उर्दू लेके अपीयर होने वालों की संख्या बहुत कम थी। या फिर जो कोई रीजनल लैंग्वेज लेके बैठते हैं वो अगर अपना उस विषय में अच्छे हैं, उनका नॉलेज बेस अच्छा है, तो आसानी से वो एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। तो इस विषय में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लॉ को अगर आप क्लैट में लेके करना चाह रही हैं, अपना प्रोफेशन बनाना चाह रही है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़िए और इसके लिए आगे प्रोस्पेक्ट्स में कोई कमी नहीं रहेंगी अगर आपका विषय पे हाथ सदा हुआ है और आप उसके प्रति डेडिकेटेड हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने आज इतना महत्वपूर्ण समय, कीमती समय निकाल करके हमारे बच्चों के बीच आए और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किए। इसके लिए मैं हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जितने भी हमारे बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, निश्चित रूप से बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। और आगामी दिनों में ऐसे कार्यक्रम ए विजन चैनल की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि और ऐसे कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो मैं ए विजन चैनल की तरफ से भी और हमारे जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से भी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी तारतम्य में आपका नाम? मैं विजय चंद्रकार। विजय जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा। साथ में विजय जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नानगुर में हूँ। विजय जी नानगुर के शासकीय स्कूल में फिजिक्स के लेक्चरर हैं और विजय जी ऐसे सैकड़ों और हजारों शासकीय शिक्षक आज की डेट में इस महामारी काल में भी हमारे साथ अलग अलग माध्यमों से जुड़ करके बच्चों को के पास पहुंच रहे हैं।
मिस्ड कॉल गुरुजी कुछ लोगों ने शुरू किया है कि आप एक समय पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अब हम अपना हमारे टीचर्स ने नंबर दिए हैं अपने कि आप इस विषय में कोई डाउट हो आप मिस्ड कॉल दीजिए, हम दूर करेंगे। कई टीचर्स अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं और उसको फिर हम आमचो बस्तर रेडियो के माध्यम से छोटे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव बस्तर जिले में और अन्य जिलों में भी किया जा रहा है और ऐसे जो टीचर्स हैं उनको हम लोग अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको आप सब युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। ए विजन जैसे निजी कुछ संस्था हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक सोच रखते हैं, जो कि निःशुल्क रूप से इस प्रकार के प्रोग्राम आप करते हैं। हमारे एक सुझाव के बाद इन्होंने इस प्रोग्राम को रखा। इसी वजह से हम तीनों ने विशेष रूप से ऑफिस से पहले समय निकाल के आज हम आए। अगर आप लोगों को लगता है कि इस प्रकार के प्रोग्राम और होने चाहिए तो निश्चित रूप से ए विजन कुछ न कुछ एक माध्यम से आपसे फीडबैक ले लेंगे और अगर आप लोगों का ज्यादा फीडबैक आता है कि इस प्रकार से आपको और लगेगा और समय चाहिए तो हम लोग ऑफिस जाने से पहले इस तरह के कुछ प्रोग्राम और कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एसपी साहब भी इसमें सहमत होंगे, सीओ साहब भी सहमत होंगे कि आने वाले समय में यदि आपकी डिमांड रहती है और आपको लगता है कि यूजफुल है तो हम लोग फिर बैठ जाएंगे, आधा या एक या घंटा निकाल करके हम लोग आ जाएंगे। विशेष रूप से आप सब युवा साथियों को मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। कोरोना महामारी को लेकर के आप लोग ही हमारे थॉट एजेंट हैं। महामारी में डर की आवश्यकता नहीं है, जागरूकता की आवश्यकता है। यदि हम ये सोचें कि हम कोई पुलिस प्रशासन से या कोई मजिस्ट्रेट या कोई स्वास्थ्य कर्मी आके हमें टोकेगा कि हम मास्क पहने बाहर ना जाएं अनावश्यक रूप से, कोई हमारा चालान काटेगा और हम उसका इंतजार करें, तो मैं मानता हूं ये हम लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और हमारे परिवार के लिए गैर जिम्मेदारी का एक कृत्य होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क पहने, कम से कम बाहर जाएं और यदि जाना पड़ता है तो दूरी बना के रहें और अनावश्यक रूप से इन सारी गतिविधियों में भाग ना लें। जो लोग आप लोगों में से वॉलंटियर के रूप में जिला प्रशासन के साथ काम करना चाह रहे हैं वो युवोदय जो हमारी वॉलंटियर स्कीम है उसमें भाग ले सकते हैं। bastar.gov.in में युवोदय का लिंक हम लोग दोबारा साझा कर देंगे। ए विजन के माध्यम से भी हम आपको दिलवा देंगे और उसमें आप लिंक में क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं और हम युवोदय के माध्यम से आपका जो श्रम है उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे जो कोरोना को लेकर के जागरूकता मुहिम चल रही है उसमें मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग विशेष रूप से बहुत ही एक सेंसिटिव पड़ाव पर हैं अपने शिक्षा को लेकर के, अपने करियर को लेकर के और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे पूरे विश्व का कि इस तरह की बड़ी महामारी हमारे बीच में है। लेकिन फिर भी आप लोग इस तरह के चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं, इस तरह के चैनल में अपना समय देते हैं। इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं आप में एटीट्यूड है कि आप कोरोना महामारी को अपने भविष्य में अंधकार लाने नहीं देना चाहेंगे और मेहनत जारी रखेंगे। तो आप लोगों के भी इस जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं और आपसे आने वाले समय में भेंट होगी इसी आशा के साथ। आप सभी को पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।